डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि पिछले 1-2 क्लासेस से ही मैं आपको बताता जा रहा हूं कि आज से आपके लिटरेचर सेक्शन की पहली पोएम माई मदर एट 66 शुरू होगी। आप सारे लोगों को ये पता है कि लिटरेचर का हमारे जीवन में क्या महत्व है। जहां विज्ञान हमारे ज्ञान को बढ़ाता है, वहीं साहित्य हमें मांझता है, हमें एक योग्य नागरिक बनाता है, हमें मोरल चीजों के बारे में बताता है। आज की जो पोएम है आपकी माई मदर एट 66, let me tell you something about that poem. The poem is between a very beautiful relationship between two different people and they are daughter and mother. This poem underlines the complications which have come before us in modern time. It is not so that we do not love our parents, but due to some important reasons we have to part with them. आज की जो पोएम है माई मदर एट 66 कमला दास के द्वारा लिखी गई है। She was born in 1934 and died in 2009. She belongs to Malabar in Kerala. She has written many poems in Malayalam and English. She is an Indo-English writer. She has written many things about the complexity of the relationship in modern time. आज जो पोएम हम पढ़ रहे हैं उस पोएम को एक एक करके लाइन बाय लाइन समझाने से पहले मैं चाहता हूं तो उसकी पूरी थीम को मैं आपको समझा दूं ताकि आप उसको अच्छे तरीके से समझ सको। कवित्री अपने मां के पास आती हैं, कुछ समय बिताने के बाद वापस अपने कार्य क्षेत्र की ओर लौट रही हैं। तो जब वो लौट रही हैं, जब वो मां के पास थी, तो कई बार ऐसा होता है कि हमें बहुत कम टाइम मिल पाता है, तो हम चाहते हैं कि मैक्सिमम उसको यूटिलाइज कर ले अपने डियर एंड डियर वंस के साथ, और उनको हम लोग वी कैन नॉट ऑब्जर्व देम थ्रू द क्लोज क्वार्टर एंड एग्जैक्टली इट हैपेंड विद द पोएटेस एज वेल। जब तक वो अपने मां के घर पर रही, उन्होंने मां को देखा नहीं, समझा नहीं, गौर से नहीं निहारा, केवल मां के सानिध्य को एंजॉय किया, उसका आनंद लिया। लेकिन आज जब वो लौट रही हैं और अपने कार में बैठ करके वो अपनी मां को निहारती हैं, घूरती हैं, then the bubble of pain comes and abruptly it comes from within. Thereafter she realizes those things which she could not observe while her staying at her home, at her parents' home. वो ऑब्जर्व करती हैं कि उनकी मां काफी बूढ़ी हो चुकी है। अब देखिए कि इसका क्या लिखा है, शीर्षक क्या है, माई मदर एट 66। नॉर्मली इन प्रेजेंट टाइम वी कंसीडर द लाइफ स्पान इज ऑफ 80 to 90 years. तो जब 80-90 का लाइफ स्पान हम लोग कंसीडर करते हैं
तो 66 इज जस्ट लाइक द काउंटिंग. यू हैव जस्ट स्टार्टेड व्हाट यू से कि आपने उल्टी गिनती, काउंट डाउन. दिस इज द काउंट डाउन ऑफ योर लाइफ. 10. अब आप 1 2 3 4 5 6 नहीं गिनते हो. आप क्या गिनते हो? 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 फुल स्टॉप. 66 के बाद उम्र बढ़ती नहीं. उसके बाद लोग उम्र को नापते हैं. मौत की देवी वरमाला लेके हमारे दरवाजे पर खड़ी रहती है. शी स्टार्ट्स नॉकिंग द डोर. एंड द सेम थिंग has been reflected in this poem. पोएटिस कहती हैं कि तब मैंने गौर से देखा मेरी मां, चेहरा बुझा हुआ, थकी हुई, पस्त. आई कैन नॉट सी हर. मां, एक अनूठा शब्द. मां जिसका कोई तुलना नहीं हो सकता इस दुनिया में. No one can be as valuable as our own mother is. परमपिता परमेश्वर कितने दयालु हैं. उन्होंने हमें वो सारी चीजें प्रचुर मात्रा में दे दी जिसके बिना हम जिंदा रह नहीं सकते. चाहे वो हवा हो, चाहे वो पानी हो. और ठीक उसी तरह मां का प्यार. मां के प्यार के बिना हमारे होने का कोई कल्पना नहीं है. Everybody's love for us is always conditional, apart from that of mothers. Mother's love is never conditional. उनका प्यार प्लेटोनिक है. बिना किसी शर्त का वो हमें प्यार करती है, बिना किसी डिमांड का हमें वो प्यार करती है. लेकिन जब वो हमारे पास होती है तो उनका इंपॉर्टेंस हमें समझ में नहीं आता. लेकिन वही मां जब हमसे दूर रहती हैं. आप में से कई लोगों को याद होगा कि जब आप मां के पास थे तो उनकी हुई बनाई हुई रोटी में आपको बुराइयां दिखती होगी. दाल में कभी कभी नमक कम दिखता होगा, सब्जी टेस्टलेस लगता होगा. लेकिन लॉज और हॉस्टल में रहते हुए जब आप जली रोटी खाते हो, then you realize the importance of your mother. Then you understand her value. तब आपको एहसास होता है मां है कौन. कवित्री वही बात हमें समझा रही कि मैंने उन्हें देखा, उनका चेहरा बुझा हुआ, आंखें मूंदी हुई, पस्त, ऐसा जैसे किसी ने मांस के एक लोथड़े को उठा के मेरे कार में रख दिया गया हो. एक लाश रखा हुआ. कवित्री कहती हैं द मदर who once used to be very energetic, very sharp and very caring, was now like the ass. जो मां काफी ऊर्जावान हुआ करती थी, काफी चंचल, काफी शोक. ऐसा लगता कि लोगों की डिमांड को पूरा करना ही उनकी अल्टीमेट एम्बिशन है, आखिरी इच्छा, आखिरी महत्वाकांक्षा है कि घर के मेंबर्स, चाहे हमारे पिता हो, चाहे हम लोग हों, हम लोग मुंह खोलते हैं, मुंह खोलते ही हमारी जरूरतें पूरी हो जाती हैं. जहां तक मां की बात है, वो मां आज मेरी कार में पस्त बैठी हुई है, बुझी हुई. एक भूख सा आया मेरे दिल में, एक दर्द जगी मेरे दिल में कि शायद मेरी मां आज विदा करने जा रही है मुझे एयरपोर्ट तक. मैं दोबारा जब वापस आऊं तो शायद मेरी मां ही दुनिया से विदा हो चुकी होगी. और जैसा आप सबको पता है, we do not want to carry forward our ill thoughts in our mind for so long. हम अपने बुरे विचारों को बहुत देर तक अपने दिमाग में नहीं रखना चाहते. ये नहीं, उसको पजल नहीं लेते, उसमें बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाते कि अरे
कितना एंजॉय आ रहा है, कितना मजा आ रहा है, ये बुरी बुरी बातें सोच करके। वी वॉन्ट टू पुट दोज थॉट्स अवे। हम वो सारे विचारों को क्या करना चाहते हैं, दूर रख देना चाहते हैं। द सेम थिंग हैपेंड विद द पोएटेस एज वेल। वही चीज किसके साथ हुई, कवित्री के साथ। कवित्री कहती है कि मैंने मां को देखा, दर्द का एहसास हुआ, एक खौफ पैदा हुआ कि शायद मैं अपने मां को खो दूंगी, जिंदा इस बार नहीं देख पाऊंगी जब मैं लौटूं। लेकिन पुट दैट थॉट अवे, लेकिन मैंने उस विचार को क्या किया, दिमाग से निकाल दिया। The poetess has played with the words very beautifully. She has used many poetic devices to narrate this poem. You will see here many figure of speeches like simile, personifications, etc., etc. आप इस कविता में अलग अलग अलंकारों को, उपमाओं को देखोगे। Sprinting trees, sprilling children, late winter's moon, तुलनाएं। तो ये जो पोएटिक डिवाइसेस है उसका बड़ा जबरदस्त, बड़ा खूबसूरती से यूज किया है कमला दास ने। ऐसे ही नहीं, उनको हम भारत के सर्वश्रेष्ठ 5 कवियों में से गिनते हैं। तो कवित्री कहती है कि मां के उस चेहरे को, उस अभाव को देख करके मैंने अपने विचारों को बाहर झटक दिया, बाहर देखने लगी, भागते हुए पेड़ों को, घर से निकलते हुए मासूम प्यारे बच्चों को, मैदान में खेलते हुए उन्हें। कुछ देर के लिए वो थॉट मेरे दिमाग से निकल गया। लेकिन जैसे ही मैं एयरपोर्ट पहुंची, और एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी चेक होता है, आपके जो लगेज होते हैं और सारी चीजें होती हैं, इट टेक्स अस एटलीस्ट हाफ एन आवर और मोर देन हाफ एन आवर टू कंप्लीट दैट प्रोसीजर। तो उस दरमियान कवित्री को एक मौका लगा, जब सिक्योरिटी चेक हो रही थी उनकी, तो अपने लॉन्ज में जब वो बैठी हुई थी अपने मां के साथ, तो वो अपने मां को गौर करके, सी ऑब्जर्व्स हर मदर थ्रू द क्लोज क्वार्टर एंड देन सी रियलाइजेस, अपने मां को बड़े नजदीक से ऑब्जर्व करती हैं और तब महसूस करती हैं, ना, मैं अपने दर्द को झटक सकती हूं लेकिन दर्द से मुक्त नहीं हो सकती। कवित्री कहती हैं, मैंने उनके चेहरे को देखा पीला, रंगहीन एज द लेट विंटर्स मून। She has lost her radiance. She has lost the glow of her face. She has become wan. She has become pale. मां, मैंने कभी कल्पना भी नहीं किया था कि मैं तुम्हें इस अवस्था में देखूंगी। कवित्री अंदर से हिल जाती है। देखती हैं कि उनका चेहरे का रंग पीला पड़ गया है, बुझा हुआ है, और अपने चेहरे की, उनके चेहरे की तुलना किससे किया, लेट विंटर्स मून, शरद की चांद से। ऑब्वियसली ए क्वेश्चन अराइजेस इन योर माइंड, सर व्हाई लेट विंटर्स मून। अब याद रखो कि महिलाओं की तुलना मून से ही होती, पुरुषों की तुलना मून से नहीं। मून शीतलता, सुंदरता का परिचायक होता है, और पुरुषों की तुलना किससे होती है, सन से, सूरज से, प्रखरता, ओजस्विता, अंदाज में प्रखरता, जोश, गरिमा से भरपूर। महिलाएं नाजुक, सौंदर्य, मासूमियत की देवी। तो मां की तुलना लेट विंटर्स मून, विंटर के चांद से। और जानते हो कि लेट विंटर्स मून लूजेस इट्स रेडियंस, इट्स स्ट्रेंथ, एंड इन द सेम वे द मदर हैज आल्सो लॉस्ट द ग्लो ऑफ हर फेस ड्यू टू मिस्ट और फॉग। कुहासे कोहरे की वजह से शरद ऋतु में चांद बड़ा धुंधला सा, पीला सा, भद्दा सा दिखाई देता है। उतना प्यारा नहीं दिखाई देता जितनी गर्मी की रात में वो दिखाई देता। यही कारण है कि मां के चेहरे की तुलना, चूंकि उनका भी चेहरा बिल्कुल बुझा हुआ, भद्दा, पीला सा लगता है, यद्यपि वो सुंदर हैं, लेकिन
उनकी सुंदरता छिन गई है विद एजिंग, ड्यू टू एजिंग। एजिंग इज नेचुरल, इट हैपेंस विद एवरीवन। लास्ट में कभी कवित्री कहती हैं कि जब मैं आखिर कर विदा लेने लगी मां से, तो मुझे मेरे पास शब्द नहीं थे। आई जस्ट वॉन्टेड टू कंसोल माई मदर that within a short span of time I shall return back. I knew that my words were hollow. What did she say? She said, "See you soon, अम्मा." जाते जाते उन्होंने अपने मां से क्या कहा? मां, मैं तुमसे जल्दी मिलूंगी। यद्यपि वो जानती थी कि उनके शब्द दमदार नहीं थे, खोखले थे। Her feelings were absurd, her words were hollow. उनके शब्द खोखले थे, उनके एहसास झूठे थे, आर्टिफिशियल था। लेकिन उन्होंने ये ऐसा कहा ताकि वो अपने मां को सांत्वना दे सके। उनका दिल ये जानता था कि वो बहुत 2 दिन में 4 दिन में लौट के नहीं आ रही है, लेकिन झूठी मुस्कान और झूठे शब्दों के साथ विदा लेती हैं। यही है पोएम आपका। हमने इसकी थीम को आपको समझाया। अब हम लोग 1 बाय 1 करके इसको समझे। क्या लिखा हुआ है वो आप देखोगे। Driving from my parents' home to Cochin last Friday morning, I saw my mother beside me. जब मैं अपने पेरेंट्स ऑब्जर्व किए, her mother is the single parent, and when you notice this, you will realize parent में apostrophe s है, यानी कि उनके पापा है नहीं, उनकी केवल माँ है। और वो अपने माँ के घर से गाड़ी चलाते हुए कहाँ जा रही है? एयरपोर्ट जा रही है। कौन सा एयरपोर्ट? कोचिन एयरपोर्ट। पिछले ही शुक्रवार की बात है। कवित्री कहते हैं मॉर्निंग आई सॉ माय मदर बिसाइड मी। बिसाइड का मतलब क्या हुआ? इन द साइड ऑफ, यानी के बगल में। मैंने अपने माँ को अपने बगल में देखा। यहां पर हमने हर स्टेंजर से क्वेश्चंस उठाए हैं, एंड व्हाट यू हैव टू डू today, you have to write the answer of those questions in your own way, and in the next lecture I shall make you how to write the answers of those questions. आज आपको करना क्या है कि जो क्वेश्चन मैंने लिया है उसका अपने से जवाब लिखिए और कोशिश कीजिए, एंड आई एम 100% श्योर दैट यू कैन डू दैट, एंड यू कैन, यू विल। आप कर सकते हो और आप करोगे भी। कैसे करोगे? समझो क्वेश्चन क्या है। वेयर इज द पोएट गोइंग? कवित्री कहां जा रही है? Who is with her? और उनके साथ कौन है? पहला स्टैंडर्ड से आपको केवल इतना का ही जवाब देना। आप बनाइए, अपने से लिखने की कोशिश कीजिए। जैसा मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि अगले क्लास में मैं निश्चित रूप से इन सारे क्वेश्चंस का आंसर लिखूंगा। तो आप क्या करोगे? यू विल मैच योर आंसर टू दैट ऑफ माइंड। मेरे वाले आंसर से अपने आंसर को क्या करोगे? मिलाओगे। ये हो गया आपका पहला। क्लियर हो? क्या कहा कि मैं अपने माँ के घर से किसके साथ वापस आ रही थी? माँ के साथ। कहाँ जा रही थी? एयरपोर्ट जा रही थी। उसके बाद उसी समय मैंने अपने माँ को देखा। कहाँ? मेरे बगल में। कैसी थी माँ? डोज ओपन माउथ। देखिए आपको यहाँ ग्लॉसरी में हमने लिखा, डोज मतलब क्या होता है? टू बी इन स्लीपिंग स्टेट, नींद में। माँ नींद में थी, आधी नींद में। जब बुजुर्ग हो जाते हैं ना आदमी, तो उसमें वो झील नहीं रहती, वो एंथुसिज्म नहीं रहता जो आप में है, वो ऊर्जा नहीं होती। तो वो कार के सीट पर आंख मूंदी हुई, लेटी हुई, बैठी हुई है। और क्या? डोज ओपन माउथ, उनका मुंह खुला हुआ है। वो नींद में है, उनका मुंह खुला हुआ है। हर फेस एसन लाइक दैट। यहां देखिए मैंने एसन का हिंदी लिखा है, लाइक एस। एसन बना है एस से, और एस की हिंदी क्या होती है? राख। राख जैसे जल करके बुझ गई लकड़ी। तो उनका चेहरा कैसा है? बुझा हुआ, थका हुआ। और क्या? लाइक दैट ऑफ ए कॉप्स। हियर आई हैव रिटन द मीनिंग ऑफ कॉप्स, डेड बॉडी ऑफ ए ह्यूमन बीइंग। मनुष्य की लाश। जानवरों की नहीं, जानवरों की लाश को हम लोग कार्कास कहते हैं। कॉप्स कहते हैं किसके लाश को? हमारे आपके लाश को, मनुष्यों के लाश को। तो डोज ओपन माउथ, हर फेस लाइक दैट ऑफ ए कॉप्स।
वो कैसी है, नींद में है, चेहरा खुला हुआ है, चेहरा कैसा फीका भद्दा सा लगता है, किसकी तरह, लाश की तरह रंगहीन। एंड realized with pain that she was as old as she looked, but soon put that thought away. I wanted to console myself. मैं खुद को सांत्वना देना चाहती थी और मैंने अपने से कहा कि नहीं, तुम बेमतलब का परेशान हो रहे हो, वो तो उतना ही बुरी लग रही है जितना है, वो वैसा नहीं कि तुम आउट ऑफ प्रोपोर्शन किसी चीज को बढ़ा रहे हो। मैंने अपने आप को ढाढ़स दिया, ना, मेरी माँ उतनी ही बुरी है, उतनी ही बुरी लग रही है जो उनका उम्र है। मैं चूंकि उसकी बेटी हूं, इसलिए मेरे अंदर ये दर्द पैदा हो रहा है। अब आप देखो यहां पर लाइक का यूज किया गया, सिमिली है। जब भी लाइक और एस का कंपैरिजन के लिए यूज होता है, उसको हम लोग फिगर ऑफ स्पीच में सिमिली कहते हैं। तो उनके चेहरे को किससे तुलना किया गया है, दैट ऑफ ए कॉर्प्स, किससे, लाश के चेहरे से। तो एक आदमी की जब तुलना दूसरे से करते हो या एक चीज की दूसरे से तुलना करते हो, डिफरेंट चीज की, लेकिन तुलना समान हो, तो उसको हम लोग सिमिली कहते हैं फिगर ऑफ स्पीच में। तो इसमें फिगर ऑफ स्पीच का यूज किया गया है। उसके बाद आगे कवित्री लिखती है, बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे। जब एयरपोर्ट का सिक्योरिटी चेक चल रहा था और मैं कुछ दूर मां से अलग थी, I looked again at her van, pale as a late winter's moon. मैं पुनः उनको देखने लगी, और वो कैसी थी, उनका रंग कैसा था, पीला भद्दा, किसकी तरह, लेट विंटर्स मून, जाते हुए शरद के चांद की तरफ, हल्का पीला हल्का भद्दा। And felt that old familiar ache, my childhood's fear. जब वो बच्ची थी ना, she had only one member in her family and that was her mother. जैसा आपने शुरू में ही सुन लिया कि उनके पिता नहीं थे। तो जब वो बच्ची थी, तो जब मौतों को देखती, पड़ोस में किसी की दादी को मरते हुए, किसी के दादा को मरते हुए, किसी के माँ पिताजी को मरते हुए, तो उनके अंदर एक दर्द, एक भूख सा पैदा होता कि एक दिन ऐसा आएगा कि मेरी माँ भी मुझे छोड़ के चली जाएगी, और यह दर्द उनको बेचैन कर दिया करता। लेकिन बीच के फेज में जब आप काफी ज्यादा व्यस्त हो जाते हो एकेडमिक सिचुएशंस में, या आप काम धाम करने लगते हो, जॉब करने लगते हो, तो ये जो भावनाएं होती है थोड़ी थोड़ी दब जाती है। लेकिन आज जब कवित्री ने फिर से अपने माँ को देखा, उनकी बुरी स्थिति को देखा, ऑब्जर्व किया, तो फिर से उनके अंदर वो दर्द पैदा हो गया। और कवित्री कहते हैं कि फैमिलियर एक, मेरा वो बचपन वाला जाना पहचाना दर्द मेरे जेहन में फिर से वापस आ गया। बट ऑल आई सेड वॉज सी यू सून अम्मा, एंड ऑल आई डिड वॉज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। मैं कुछ नहीं कह सकी माँ से, केवल इतना कह पाए कि मैं तुमसे जल्द ही मिलूंगी अम्मा। सी यू सून मतलब होता है जल्द मिलूंगी, मैं तुमसे जल्द मिलूंगी अम्मा। और जाते समय मैं केवल मुस्कुराती रही। आई न्यू माई वर्ड्स वर हॉलो, माई स्माइल वॉज दैट ऑफ द प्लास्टिक स्माइल, कंप्लीटली आर्टिफिशियल स्माइल। आई वॉज ट्राइंग टू कंसोल माई मदर, बट दैट वॉज कंप्लीटली फेक। मैं जानती थी कि मेरी मुस्कान झूठी, मेरे शब्द झूठे, मैं अपने माँ को सांत्वना देना चाह रही थी, लेकिन वो सारे शब्द, सारी मुस्कान जाली थे, नकली थे, बेमतलब के थे, बेमानी के थे। अब इससे संबंधित जितने क्वेश्चन उठे हैं, आप वो सारे क्वेश्चन को ऑब्जर्व करो। पहले हमने देखा व्हाट डिड द पोएटेस नोटिस अबाउट हर मदर, कि दूसरे स्टेजा में कि कवित्री अपने माँ के बारे में क्या नोटिस करती है, क्या गौर करती है, वो जवाब लिखना है कि वो गौर करती है कि उनकी माँ का चेहरा कैसा पीला भद्दा है, लाश की तरह लगता है। अगला क्वेश्चन है व्हाट डिड द पोएटेस सी आउटसाइड हर कार, और पोएटेस ने कार के बाहर में, सॉरी ये तो स्टेजा हम लोग मिस कर गए, एंड लुक्ड एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग द मैरिड चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स। कवित्री कह रही है कि पेड़ भागते हुए, जब आप कार चलाओ, बस चलाओ, तो उल्टी दिशा में चीजें भागती हुई नजर आती हैं।
यंग ट्री। अब सवाल है कि ट्रीज क्यों नहीं, केवल ये यंग क्यों, ये यंग शब्द, दैट इज अ वेरी कॉन्ट्रास्टिंग इमेज। Someone who is inside the car is very old and something which is seen outside the car is very young, very contrasting. माँ काफी बूढ़ी हैं, पस्त हैं, और बाद में पेड़ पौधे बच्चे सारे युवा। ये बड़ा ही विरोधाभासी इमेज है, जहां एक तरफ ऊर्जा है, भागम भाग है, फुर्ती है, वहीं कार के अंदर बैठी हुई माँ सुस्त और पस्त है। यहां पर क्वेश्चन है, व्हाट डिड द पोएटेस सी आउटसाइड हर कार। कवित्री ने कार से बाहर क्या क्या देखा था? तो भागते हुए पेड़ों को, खेलते हुए बच्चों को, जो प्यारे प्यारे मासूम बच्चे थे अपने घर से निकल रहे थे, उनको देखा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डिड द पोएटेस ऑब्जर्व अबाउट हर मदर एट द एयरपोर्ट। माँ के बारे में एयरपोर्ट पर जाने के बाद, वही लेट, उनकी माँ किस तरह से लेट विंटर्स मून की तरह लग रही थी, उनका चेहरा बुझा हुआ था, तो एयरपोर्ट पर उन्होंने क्या देखा। अगला है, व्हाई हैज द पोएटेस कंपेयर्ड हर मदर टू द लेट विंटर्स मून। कवित्री ने अपने माँ की तुलना लेट जाते हुए शरद के चांद से क्यों किया है? इसका जवाब आपको लिखना है कि आप ये लिखोगे कि माँ भी कभी ऊर्जा से भरपूर थी, लेकिन आज उनके शरीर में ऊर्जा नहीं रही, उनके चेहरे पर सौंदर्य नहीं रहा। हाँ, देयर हैज बीन द क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स ऑल अराउंड हर फेस। उनके चेहरे के चारों तरफ केवल झुर्रियां ही झुर्रियां हैं, पीलापन है। ठीक उसी तरह जैसे कि जाते हुए शरद का चांद धुंधला पीला भद्दा दिखाई देता है, किसकी वजह से? कुहासे कोहरे की वजह से। और लास्ट में, व्हाट वाज हर चाइल्डहुड फियर, और उनके बचपन का भय क्या था, उसका जवाब लिखना है। तो आपको मालूम हो चुका है, उनके बचपन का भय ये था कि वो एक दिन अपनी माँ को खो देंगी, एक दिन उनकी माँ उनसे हमेशा के लिए अलविदा कर देगी, यही भय था। दैट्स ऑल द स्टूडेंट्स are again asked to write the questions in your own way, और अगली क्लास में मैं इन सारे क्वेश्चंस का आंसर लिखूंगा। आपको करना क्या है कि आप जो क्वेश्चन का आंसर लिखोगे और मेरे आंसर से अपने आंसर को मिलाओ। रगिंग कैन नेवर बी द पार्ट ऑफ योर स्टडी, यू हैव टू लर्न हाउ टू राइट द आंसर। आपको खुद से सीखना है कि जवाब कैसे, मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ, गाइड बन रहा हूँ मैं आपका, और आपको उन जवाबों को मेरे जवाब से मिलाना है कि सही है या गलत है। That's all. Thanks a lot. चलो